मेरा नाम पीयूष गोयल है। मैं डोनेटा स्माइल फाउंडेशन की तरफ से होस्ट कर रहा हूँ और आज हमारे बीच में है सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर अमित यादव सर, जो कि एक सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर हैं, जो आज हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। आ रही है सर आवाज आपको? यस, ओके। हाँ हाँ। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा लेट हो गया, तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। तो गलती हम मेरी अपना थी कहीं ना कहीं कनेक्शन में। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यू कैन तो प्रोसीड। हम यस सर। तो सर आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, मतलब इससे हम लोगों को काफी मतलब मोटिवेशन मिलेगा। ओके, मैं अमित यादव हूँ। अभी सेल टैक्स इंस्पेक्टर, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे गुना पोस्टेड हूँ। और मेरा फर्स्ट जॉब था डिप्टी जेलर। मैं जेल डिपार्टमेंट में था, ग्वालियर पोस्टेड रहा, सागर रहा। उसके बाद मेरा दोबारा सिलेक्शन हुआ सेल टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, जिसको अब स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर कहते हैं अंडर जीएसटी। तो अब मैं वहाँ पोस्टेड हूँ गुना में। और लगभग 6 साल हो गए मुझे इस पोस्ट पे। और डिफरेंट डिफरेंट जगह पोस्टिंग्स रही, तो हाल फिलहाल में गुना में पोस्टेड हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों से कनेक्ट होके, जुड़ के। आपके बारे में लगभग 1 साल होने वाला है। यस सर। रूबी दीदी हैं, उनसे मैं सुनता रहता हूँ आपके बारे में। एक दो बार मिलने का मौका भी मिला है ड्यूरिंग ध्यान उत्सव, शायद शिवपुरी में। आप लोगों की टीम ने बहुत हेल्प किया था हम लोगों को। यस तो सर। जब से मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपके काम के बारे में जानता हूँ, बहुत ही मतलब अमेज्ड हूँ ये जान के कि इतनी कम एज में आप लोगों की इतनी बड़ी टीम है, और उससे भी बड़ा आपका काम है जो आप इतने बड़े लेवल पे जाके कर रहे हैं। रियली अमेज्ड। मतलब मैंने मुझे तो आज ही पता लगा कि एक सेमिनार किया था आपने पुलिस एंड स्टूडेंट्स का। तो वो आपने किया था ये मुझे आज पता लगा। एक्चुअली मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था उसके बारे में, मैंने बहुत अप्रिशिएट किया था कि ये बहुत अच्छा है। बच्चों के मन में से पुलिस का डर हटाने के लिए, उनको एक दूसरे से फेमिलियर करने के लिए एक अच्छा प्रयास है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, लेकिन आज मुझे पता लगा कि वो आपके इस डीएसएफ के अंडर में हुआ है, डोनेटा स्माइल फाउंडेशन। बहुत खुशी हुई मुझे जान के। आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सर। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, आपने एमपीपीएससी की स्टडी कैसे की सर? आपने कहाँ से स्टडी की? स्टडी, एक्चुअली मैं, मेरी स्कूलिंग सारी भोपाल से हुई। मैं हॉस्टल में पढ़ा। कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मुझे शिवपुरी सेटल होना पड़ा। तो मेरी ग्रेजुएशन और एलएलबी सब शिवपुरी से है। मेरे दिमाग में ड्यूरिंग फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन ख्याल आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब उससे पहले मैं अवेयर ही नहीं था कि मुझे क्या करना है। उस समय मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, किस जॉब में जाऊं। तो मुझे सिविल सर्विस ने अट्रैक्ट किया बहुत ज्यादा। तो कुछ समय तो इसी में निकल गया। एक्चुअली आजकल बहुत गाइडेंस अवेलेबल है हमको, फोन पर, इंटरनेट पर, कहीं से भी हमको पता लग जाता है। पहले ये सब नहीं था, तो बड़ी खोज करनी पड़ती थी। मतलब कोई पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, ऐसे बंदे से आपको मिलने को मौका मिल जाए, तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि मान लेते थे कि यार वो पीएससी की तैयारी कर रहा है, फला फला व्यक्ति। ये बिरले होते थे इस तरह के लोग। हम्म। तो मुझे ना पता था कि कोचिंग कहाँ से होगी, क्या होगा। उस समय तक ख्याल में ही था, एक बंदे से मैं मिला, उसने बताया ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ता, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, इंदौर जाके प्रिपरेशन करना पड़ता। बट मैं उस कंडीशन में नहीं था कि मैं इंदौर जाऊं, मुझे यहीं रुक के ही तैयारी करनी थी। फिर मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मैं एलएलबी में आया, तब जाके मेरे को पता लगा पार्थ अकेडमी है शिवपुरी में, शायद आप लोग जानते हैं। तो यस सर। यहाँ गया, वहाँ मैंने प्रिपरेशन की, लेकिन एक प्रॉब्लम आई मेरे साथ। मैं इंग्लिश मीडियम था, वो उस समय पे हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते थे, अब वो इंग्लिश मीडियम में वाले बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन मुझे समझौता करना पड़ा क्योंकि मुझे बाहर नहीं जाना था। तो मैंने यहीं रह के तैयारी का ठाना था, तो मैंने एडजस्ट किया। वहां से मैंने गाइडेंस लिया उनका, और उस गाइडेंस ने मेरे को बहुत हेल्प किया, मेरा टाइम बचाया। एक्चुअली कोई भी कोचिंग आपके दिमाग में चीजें नहीं भर सकती, ना ही आपको इंटेलिजेंट बना सकती, लेकिन वो आपका टाइम बचा सकती है। उनको यस सर। पता रहता है क्या जरूरी है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उसी हिसाब से फिर हम कई अनावश्यक चीजों को छोड़ देते हैं, तो हमारा टाइम बच जाता है। वहां से मैंने तैयारी की।
यस सर। सर मेरा अगला क्वेश्चन है एमपीपीएससी का सर पैटर्न कैसा आता है जो अपन एग्जाम देते हैं ना एमपीपीएससी में, तो उसका पैटर्न कैसा रहता है सर? हाँ, एक्चुअली मैं जब तैयारी कर रहा था तब पैटर्न अलग था। अब टोटली डिफरेंट हो गया शायद 12 नहीं 14 2014 के बाद से। अभी उसमें प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक सिर्फ क्वालिफाइंग होता है जिसको सीसेट बोलते हैं, उसमें मैथ्स और रीजनिंग और थोड़ा सा कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। 40 मार्क्स जरूरी है और वो दैट इज नॉट अ इशू फॉर एनीवन, मतलब उसको पास करना सबके लिए, सब पास कर लेते हैं। मेन पेपर जो होता है वो जीएस का होता है, जनरल। उसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 मार्क्स का वो पेपर रहता है। उसमें आपको लगभग जो आज का एवरेज चल रहा है अभी तक 75 के अराउंड आपको, मतलब वो डिपेंड करता है आपका किस तरह से उस समय का पेपर है, कितना कट ऑफ जा रहा है, मतलब उसको अपन मार्क आउट नहीं कर सकते उस कि कितने नंबर आएंगे तो आप क्वालिफाई होंगे, तो उसको क्वालिफाई अच्छे नंबरों से करना पड़ता है। प्रीलिम्स में करने के बाद फिर आता है मेंस। मेंस में आपके लगभग लगभग क्या मतलब 6 पेपर रहते हैं। 3 पेपर रहते हैं 300 मार्क्स के, 2 पेपर 200 मार्क्स के रहते हैं, एक पेपर रहता है ऐसे का। उसमें आपके ऐसे राइटिंग की स्किल्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो चेक की जाती है, तो वो 100 मार्क्स की रहती है। तो जो फर्स्ट पेपर रहता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उसमें दोनों का हाफ हाफ पोर्शन रहता है। सेकंड पेपर आपका पॉलिटी एंड सोशल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, इनका रहता है। और थर्ड जो पेपर उनका होता है साइंस एंड टेक का होता है। फोर्थ एथिक्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और पहले नहीं होता था ये सब्जेक्ट। एथिक्स, आजकल एथिक्स बहुत जरूरी है बच्चों में भी, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में भी। अपन जो भ्रष्टाचार में ये सब जो देख रहे हैं या अ, जिनके लिए उनको नियुक्त किया गया है, पब्लिक सर्वेंट हैं हम लोग, अगर हम पब्लिक की नहीं सुनेंगे तो ये लैक ऑफ एथिक्स की वजह से कहीं ना कहीं चीजें आती थी। फिर एथिक्स का भी एक पेपर उसमें रहता है। फिर हिंदी का रहता है एक पेपर। एथिक्स और हिंदी 200 मार्क्स के रहते हैं। ये इसमें राइटिंग स्किल्स देखी जाती है और आजकल बहुत टफ हो गया है ये, मतलब लगभग आपको कम टाइम में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, आंसर्स क्वेश्चन इतने रहते हैं, तो ये थोड़ा टफ है। इसके लिए जो ज्यादा जरूरी है वो याद करने से ज्यादा जरूरी है राइटिंग कैपेसिटी। इसको बार बार लिख के देखना पड़ता है, टेस्ट देने पड़ते हैं, तब जाके आप एग्जामिनेशन हॉल में पूरा पेपर कर पाते हैं। मतलब ये भी एक आपकी अचीवमेंट है अगर आपने पूरा पेपर सॉल्व कर, स्पेशली फर्स्ट 3 पेपर्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और साइंस वाले जो 300 मार्क्स का। इनमें अक्सर बच्चों को टाइम कम पड़ जाता है, मोस्टली 50-60 मार्क्स का छूट ही जाता है। कहीं ना कहीं वही सिलेक्शन होने और नहीं होने की वजह बन जाता है। तो मेंस में आपको राइटिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है नॉलेज के साथ। तो फर्स्ट पेपर में आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जो फर्स्ट पेपर को कवर कर सके। एक जरा से पॉइंट से भी वो क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं देन यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सिर्फ रट के जा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे क्वेश्चन हम रट के गए, कोई आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ बुक आ गया जो हमने पढ़ी है, तो शायद हम उनको अटेंड नहीं कर पाएंगे वो कंसेप्ट। सर आपने एमपीपीएससी के लिए टाइमिंग का कैसे मैनेजमेंट किया? टाइम को कैसे मैनेजमेंट किया? टाइम ऐसा कुछ ज्यादा, देखिए हम अगर कोई एम बना लिया, जैसे इवन आपको लेता हूं मैं, आप लोग सब पढ़ रहे हैं, इतने यंग हैं, अब मैं आपसे पूछूं आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी पे है ये काम जो आप कर रहे हैं, सोशल सर्विस, ये आपकी प्रायोरिटी पे है। यू मैनेज योर टाइम आसानी से। मतलब हम आपसे पूछेंगे, आप कहेंगे कोई बड़ी बात है ही नहीं मेरे लिए, कहेंगे कि नहीं आप? यस सर। क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी पे है, आपने उसको इम्पोर्टेंस दे रखी है। तो जब आप किसी काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो आपकी प्रायोरिटी पे आ जाता है, तो टाइम मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। और कोई 24-24 घंटे या 18 घंटे पढ़ने जैसी कोई बात नहीं है। बहुत आसानी से 8-10 घंटे की अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत आसान है। 3-4 साल के अंदर आप आज से पढ़ना शुरू कीजिए, विद इन 3 इयर्स आप पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके फ्री हो जाए, अगर आप सिंसियरली लगे हुए हैं तो, और आपको गाइडेंस प्रॉपर मिल रहा है तो। सर सबसे इस आपके लिए एक क्वेश्चन आया है हमारे प्रबल भाई का। हम्म, इस लॉकडाउन में सर हम कैसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं? बहुत शानदार टाइम है लॉकडाउन का। एक्चुअली क्या होता है जब लॉकडाउन नहीं है तो मन भटकता है, पढ़ते पढ़ते लगता है यार मेरे दोस्त
दोस्त भी आ जाते हैं, फ़ोन भी आ जाते हैं, किसी की पार्टी है, किसी का बर्थडे है, तो आपका मन करता ही है जाने को, हम जाते ही नेचुरली, हमारा इंक्लिनेशन उस साइड रहता है। बट लॉकडाउन है, बाहर से भी कंपल्शन है कि कहीं नहीं जाना, घर में भी स्ट्रिक्ट निर्देश है कि कहीं घर से बाहर नहीं जाना, तो घर में ही रहना है, तो आराम से पढ़ो, सो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है आपको फोकस करने में। एक्चुअली मैं मेडिटेशन करता हूँ और स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से ही कर रहा हूँ, तो इट हेल्प मी अ लॉट टू फोकस ऑन माय स्टडीज। सर अभी जो एमपीपीएससी वैकेंसी आई थी तो उसका अभी रिजल्ट पेंडिंग में पड़ा है, तो कुछ स्टूडेंट क्या है उसके चक्कर में डिमोटिवेशन हो चुके हैं कि इसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, हम आगे की प्रिपरेशन कैसे करें या कैसे हमारा आगे का फ्यूचर रहेगा। तो आप यस यस यस, ये अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इस अनसर्टेनिटी को हमको हथियार बनाना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हम ये क्यों सोचें कि इसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, और क्या हम सिर्फ इसके रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं? कोई भी स्टूडेंट जिसने ये अटेम्प्ट किया है प्रीलिम्स का, क्या सिर्फ वो इसी मेंस के लिए पढ़ रहा है? आगे प्रीलिम्स नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। अगर हम इस समय को सिर्फ ये सोचने में बर्बाद कर देंगे कि भाई इस बार रिजल्ट नहीं आया तो, लेट आया तो, या वैकेंसी कैंसिल हो गई तो, चूंकि कोर्ट केस चल रहा है इसमें, इस तरह के कई सवाल आ रहे हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के, उनके दिमाग में आती हैं ये चीजें, लेकिन ये अल्टीमेटली हमको ही हार्म करेगा ना अगर हम इस टाइम पे यूज नहीं कर रहे तो। और जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो इस टाइम का यूज कर रहे होंगे स्मार्टली, ये सोचते हुए कि ये अटेम्प्ट नहीं भी होगा, आई विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो वो वेल प्रिपेयर्ड होंगे, वेल इक्विप्ड होंगे, और वही लोग होंगे जो फाइनल सिलेक्शन पाएंगे। देखिए मेंस भी क्वालिफाई बहुत सारे करते हैं, लगभग जितनी पोस्ट होती है उसके 3 टाइम्स लोग इंटरव्यू देते हैं। तो हम 500 पोस्ट है तो 1500 में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है उस 500 के अंदर है, तो उसके लिए फुल डेडिकेशन की जरूरत है। इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरी सलाह यही है कि ये बेस्ट टाइम है, आराम से घर रहिए, मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए जितना मन करे। प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम टाइम में आपको प्रेशर भी लेना पड़ता है, बहुत प्रेशराइज रहते हो, आपको दिखता है ये टाइम निकला जा रहा है। अभी उतना प्रेशर भी नहीं, तो मुझे लगता है इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सर हमारे बीच में एक क्वेश्चन आया है श्री कृष्णा शर्मा जी का। उनका एक क्वेश्चन है, सर जी आप ये बताइए सिलेबस से पेपर से बाहर आता है क्या? सिलेबस में पेपर बाहर आता है क्या? सिलेबस एक्चुअली वो टॉपिक्स दे देते हैं, सिलेबस ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई चैप्टर्स हो। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक आ गया, अब इस डिजास्टर मैनेजमेंट पे कोई भी घटना वो पूछ सकते हैं, आपके उससे व्यूज पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन उसको पूछ सकते हैं कि वो फला फला डिजास्टर जब हुआ था 1984, मान लीजिए, जो भोपाल में हुआ था, शायद 84 की बात है क्या, मैं कंफ्यूज हूँ, 82 था कि 84 था। तो ये सब वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, उन्होंने टॉपिक में सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट लिख दिया। अब हमको वो टॉपिक्स तैयार करने होते हैं, तो एज सच इतना बाहर तो नहीं आता जिसको हम बाहर कहें। और प्रीलिम्स में भी कोई बाहर नहीं आती चीजें, प्रीलिम्स में भी उन्होंने करंट अफेयर्स दे दिया, तो करंट अफेयर्स में सब कुछ शामिल है। तो अगर हम थोड़े से अलर्ट हैं और सब कुछ तैयार करके चल रहे हैं, तो हमको कुछ भी बाहर नहीं लगेगा, ये निश्चित है। ये एक्सपीरियंस जरूर है बच्चों का, बाहर से कुछ नहीं आता, लेकिन जो हमको आता भी है वो भी हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते मेंस में, बिकॉज राइटिंग स्किल्स उतने अच्छे नहीं होते। तो मेंस में आपको राइटिंग स्किल्स अच्छे रखनी है, स्पीड अच्छी रखनी है, आते हुए नहीं लिख पाते। इवन मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कई चीजें मुझसे भी छूटी थी एक्चुअली। लिखने को बहुत कुछ रहता है, टाइम कम रहता है, तो कुछ चीज नहीं आएगी इसकी चिंता कम है, इसकी चिंता कीजिए, इसकी फिक्र कीजिए कि हमारी राइटिंग स्किल कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, बार बार टेस्ट दीजिए कोचिंग पे जाके, तो ज्यादा अच्छा है। सर हमें मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए रहते हैं मेंस एग्जाम क्लियर क्वालिफाई करने के लिए? क्वालिफाइंग मार्क्स तो 40% है, लेकिन उतने कम पे तो कोई नहीं रुकता, वो भी ऊपर जाता है। 40% पे नहीं रुकता है, लगभग आप ये मान के चलिए 55% एवरेज मान लीजिए, 50 to 55%। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए लगभग 60%, लेकिन डिफर करता है हर वैकेंसी में। ये डिफर करता है पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट पे, डिफर करता है किस तरह के पेपर्स आए थे, डिफर करता है किस तरह के एस्पायरेंट्स हैं, मतलब देने वाले पेपर। कई मान लीजिए इस बार जो बैठ रहा है, ब्रिलियंट, लॉकडाउन हुआ है, बहुत अच्छा मौका मिल गया, सबकी तैयारी अच्छी होगी, मे बी इस बार बहुत ऊपर जा सकता है कट ऑफ। तो ये डिफर करता है, मतलब इसको, इसका कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही परसेंट चल।
जैसे कि सर आजकल देखने में आता है कि स्टूडेंट्स लोग बाहर आते हैं पढ़ने, जैसे मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, भोपाल हुआ, इंदौर हुआ। तो अभी हाँ। लॉकडाउन के कारण सर सब लोग अपने-अपने घर आ गए हैं। तो वो अब घर पे हम्म। रह के स्टडी कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या उनको बताना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे उनकी स्टडी को प्रॉब्लम ना आए? मुझे लगता है गाइडेंस उनको मिल चुका है, सब कोचिंग करके आए हैं 3-3 4-4 महीने का, तो उन पे गाइडेंस तो है। उनको एक दिशा मिल गई है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब उनके पास है। बस अब उनको पढ़ना है और कुछ नहीं बचा। उनके पास नोट्स हैं, उनके पास सारी चीजें हैं, बस उसको याद करें। और अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसको बार-बार लिख के देखें। मैं बार-बार आपको यही कह रहा हूँ, लिख के देखें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या याद करके जाने की नहीं आएगी, वहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा होगा एग्जामिनेशन हॉल में। दिक्कत ये होगी आते हुए को आप लिख नहीं पा रहे हो, मेन प्रॉब्लम यही आने वाला है। क्योंकि सिलेब वो जो नंबर ऑफ वर्ड्स है, 3 घंटे में मुझे लगता है लगभग 3000 वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो लिख के देखें, इस समय का यूज करें। इतना समय नहीं मिलता अमूमन। एक्चुअली ये शेड्यूल शायद अप्रैल में था, मेरे हिसाब से अप्रैल मई में। बहुत टाइम मिल गया है। बार बार लिख के देखिए और अपने आप में परफेक्शन लाइए। ये अच्छा समय है लॉकडाउन का। मतलब मुझे नहीं लगता गाइडेंस की किसी को जरूरत है। अगर कोई मेंस दे रहा है तो ऑलरेडी कोचिंग कर ही रहा था, तो ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं है। सर आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए सर जब आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे? चैलेंजेस, मेन चैलेंज था मीडियम का। एक्चुअली इंग्लिश मीडियम की बुक्स तक नहीं मिलती थी। एक एमपी का पेपर आता है, उस समय आता था एमपी का, अलग से एक पेपर होता था। तो एमपी में जनजातियां हैं और भी चीजें हैं, तो उनकी जो टिपिकल वोकेब होती थी ना, जैसे बहुत टिपिकल होती है। जैसे अपन लिटरेचर की बात करें, एमपी का जो लिटरेचर है, बोलियां हैं, तो बोलियों को डायलेक्ट्स बोलते हैं। तो बोलियों में भी और कुछ ऐसे वर्ड्स होते थे, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम आई थी उन वर्ड्स को इंग्लिश करने में, क्योंकि उस समय सच कोई बुक नहीं थी इस सब्जेक्ट की, एमपी की। अब तो बुक्स आने लगी है। तो ये मैंने मीडियम का प्रॉब्लम बहुत फेस किया, इवन एमपी में भी और अदर सब्जेक्ट्स में भी उतनी बुक्स नहीं थी। स्पेशली एमपी के पेपर में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ज्यादा मीडियम की प्रॉब्लम मैंने फेस की। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। थोड़ा सा मेरी कमी रही कि उस समय मैंने लिख के नहीं देखा था। तो मैं 2 बार मैं इंटरव्यू तक गया, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मेंस में नंबर कम रहे। वो भी इसलिए कि मैंने बहुत सारा अटेम्प्ट नहीं कर पाया था पेपर। कई पेपर्स में 60, 70, 80 नंबर का भी छूटा था। 3 पेपर में मेरा इतना छूटा था, तो उस समय बहुत पीछे रह गया था। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो गलती मेरे से हुई है, मैं नहीं चाहता कि हमारे शिवपुरी के जितने भी लोग हैं या जो भी उनको सुन रहे हैं वो लोग इस तरह की कोई गलती। मेन है सर राइट। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हमारी इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने में कैसे मदद कर सकता है? किस तरह मदद कर सकती है सर? क्या चीज, पार्डन? सर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हमारी इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने में कैसे मदद कर सकती है? मतलब ऑनलाइन स्टडीज वगैरह? हाँ, हाँ सर। ऑनलाइन स्टडीज मदद कर सकती है भाई। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स या कोई कोचिंग वाले अपने पूरे लेक्चर्स डाल देते हैं, तो बिल्कुल मदद करती है। अभी लॉकडाउन है, तो आप किसी से संपर्क नहीं कर सकते, इन पर्सन किसी से नहीं मिल सकते, तो ऑनलाइन स्टडीज ही मतलब बेस्ट है आज की डेट में। इसके अलावा कोई रेमेडी भी नहीं है ना, कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो बेस्ट है ये चीज हाल फिलहाल, तो यही एक एमपी सहारा है। एमपीपीएससी में सर कितने टाइप की पोस्ट आती हैं जिससे मतलब अगर किसी का कम मार्क्स रह जाते हैं, मतलब क्वालीफाई कर जाता है बट वो उसके कम मार्क्स रह जाते हैं लेकिन उसको पोस्ट थोड़ी कम मिलती है, तो क्या कैसी कैसी कितनी पोस्ट आती है सर? देखिए, टॉप पोस्ट रहती है डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी। और टॉप पोस्ट में सीटीओ आता है। हमारे डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट कमिश्नर रहते हैं वो आते हैं। और आपका ये आबकारी डिपार्टमेंट के जो वो है, इसको क्या बोलेंगे, ये जो सेल्स टैक्स डिस्ट्रिक्ट, हाँ, डिपार्टमेंट। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर रहते हैं। और आपकी टॉप पोस्ट में यही है, एक आध दो पोस्ट और हैं, ये टॉपेस्ट पोस्ट है। आपका ट्रेजरी ऑफिसर है, ये भी अच्छी पोस्ट है। फिर उसके बाद ये जो हम हैं, इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, कोऑपरेटिव के, सेल्स टैक्स के, इस तरह के। तो बाकी सारी पोस्ट अच्छी है। देखिए, एक जुनून होता है पीएससी का।
पीएससी से जो सिलेक्ट होके जाता है वो अपने आप को इतनी मेहनत करके जाता है, 3 स्टेज से निकलता है ना? तो वो अपने आप को वैसे ही मतलब संतुष्ट मान लेता है कि मैं सिलेक्ट हो गया, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि आप एक बहुत टफ प्रोसेस से जाते हो, और इस प्रोसेस को और टफ क्या बनाता है, इस तरह की सिचुएशन जो इस बार के पीएससी के एग्जाम में, कोर्ट केस। हमारे समय में भी ऐसे अड़ंगे लगते थे, बहुत ज्यादा, मतलब एक प्रोसेस को 3 साल लग जाते थे इनिशिएट होके कंक्लूड होने में। शुरुआत हुई, वो विज्ञापन निकला, फिर प्रीलिम्स होगा, भूल जाओ 1 साल। फिर कभी उनको याद आएगा तो मेंस ले लेंगे, फिर इंटरव्यू होगा, फिर उसका रिजल्ट भी कब आएगा भगवान जाने। तो वो बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता था, और ये जो अभी है निश्चित रूप से परेशान करने वाली चीज है। लेकिन मुझे लगता है इस समय का सदुपयोग करना चाहिए स्टूडेंट्स को, अपने आप को मजबूत करने में, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में, अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं। अभी क्या था, जैसे एकदम एग्जाम हो रहा था तो सब रेडीमेड मटेरियल पढ़ रहे थे, नोट्स तैयार थे, उनको पढ़ रहे थे, उनको लिख के देख रहे थे। अब मैं जस्ट सजेस्ट करूंगा कि वो हर टॉपिक के डिटेल स्टडी करें अलग अलग बुक से। एक टॉपिक किसी बुक में किस तरीके से दिया है, किसी बुक में किस तरीके से दिया है, तो उन सबकी डिटेल्ड स्टडी करें तो मुझे लगता है वो उनका आंसर और अच्छे से प्रिपेयर होगा, वो ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपने आप को, निश्चित रूप से मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। सर एक क्वेश्चन आया है, स्टडी में जो प्लानिंग करते हैं, जैसे आजकल मैं डेली 12 बजे से 5 बजे तक पढ़ूंगा, लेकिन टाइम से कभी कंप्लीट नहीं हो पाता और प्लानिंग फेल हो जाती है, तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? होता है, ऐसा होता है। इसके लिए मैं एक सजेशन दूंगा जो मैं करता था। एक्चुअली हमको हमारी क्षमताएं पता होती है। जैसे कि मुझे पता है कि मैं 10 पेज पढ़ पाऊंगा दिन भर में। अपनी कैपेसिटी से एक कम रखो उसको, टारगेट को कम रखना है, पढ़ना कम नहीं है, सिर्फ टारगेट को कम रखना है दिमाग में कि मैं सिर्फ 9 पेज याद करूंगा। एक तो आपका टारगेट छोटा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप उसको सपोज दैट सुबह से बैठे पढ़ने के लिए, और आपको सिर्फ दिन भर पढ़ना शाम के 6 बजे तक, और 3 बजे वो टारगेट पूरा हो गया, तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, यार मैंने तो कर लिया टारगेट और मेरा इतना टाइम यस बचा है। सर। तब उस कॉन्फिडेंस को लेके चलोगे तो आप शायद 3 पेज और पढ़ लो शाम के 6 बजे। जो आप 10 पेज भी नहीं पढ़ पा रहे थे तो आप 12 पे आ गए। मैं ऐसा करता था। आर्टिफिशियली टारगेट को कम कर दीजिए, और फिर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए। सब कॉन्फिडेंस का खेल है, और बहुत मजा आता था फिर इस समय अपने आप से लड़ाई में, कि मैं अपने आप से आगे निकल गया, मैंने ये टारगेट डिसाइड किया था, इसको अचीव कर लिया, मैं इससे आगे निकल गया। तो टारगेट ज्यादा ज्यादा बड़ा या अपनी कैपेसिटी से ज्यादा सेट मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा, निराशा आती है। हर रोज हमको ये फील करना कि यार मैं तो पीछे रह गया, तो इस तरह से आप वास्तव में आपकी स्पीड कम हो जाती है और आप पीछे होना शुरू हो जाते हैं। टारगेट थोड़ा सा कम सेट करें और उसको अचीव करें, तो वो एक आदत बन जाएगा, हैबिट बन जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा, इस प्रैक्टिस एक समय ऐसा आएगा कि आप अपना टारगेट बढ़ा के भी सेट करेंगे तो उसको भी अचीव क्यों, क्योंकि टारगेट को अचीव करें। जब वो हैबिट बन जाए तो आप टारगेट ऊंचे सेट करें। सर आप जब एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तब कंपटीशन का लेवल क्या था सर? कंपटीशन का लेवल जब हमने शुरू में 2 बार दिया तो कंपटीशन बहुत हल्का था, हमने भी बहुत लाइटली लिया, तो पिछड़ गए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कंपटीशन को हल्के में लेते हो तो उसको भी क्रॉस नहीं कर पाते। तो ये मेरे साथ हुआ, मैं सिर्फ इंटरव्यू तक जाकर रह गया। मैं इसको बहुत छोटी चीज मानता था पीएससी की, क्योंकि पहली बार में ही मेरा 1 डेढ़ महीने की पढ़ाई में ही प्रीलिम्स निकल गया था, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया था। तो फिर मेंस भी निकल गया तो और 7वें आसमान पे पहुंच गए, लेकिन इंटरव्यू में जाके डाउन हो गए। फिर क्या हुआ कि इस प्रोसेस के साथ ही साथ दूसरी पीएससी भी चालू हो गई थी। जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था फर्स्ट पीएससी का, फर्स्ट अटेम्प्ट का, उसी समय मेरा मेंस चल रहा था। तो मैं अपने आप को करेक्ट भी नहीं कर पाया कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्योंकि मुझे तुरंत ही मेंस देना था। उसके बाद थोड़ा सा गैप मिला थर्ड पीएससी में, जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया, और थर्ड अटेम्प्ट में जाके सिलेबस बहुत वास्ट हो गया था, बहुत वास्ट, मतलब तिगना सिलेबस हो गया था। और कंपटीशन का लेवल भी तब तक, क्योंकि रेगुलर पीएससी होने लगी थी, तो और कोचिंग्स का भी बहुत भरमार हो गई थी, और जागृति भी आ गई थी लोगों में कि ये सब देना चाहिए, और कॉन्फिडेंस आ गया था छोटे शहर के लोगों में कि हाँ यार हम भी अचीव कर सकते हैं। नहीं तो क्या, पीएससी आज से 10 12 15 साल पहले 70% वो लोग निकालते थे जो बड़े शहरों में रहते। छोटे शहरों के बच्चे ट्राई भी नहीं करते थे, क्योंकि वो समझते थे कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। तो शुरू के 2 टाइम अटेम्प्ट में तो बहुत लो रहा कॉन्फिडेंस, वो कंपटीशन।
जब मैंने थर्ड टाइम दिया तो कंपटीशन बढ़ गया था, और अब कंपटीशन और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि अब पहले हम जैसे लोग थे वो ग्रेजुएशन में आके सोचते थे कि यार अब क्या करें आगे। आजकल 10th क्लास से बच्चा टारगेट बना लेता है, और ये अच्छा भी है। अगर आपका टारगेट सिविल सर्विसेज है तो 10th के बाद से अपनी लाइन चेंज कर दीजिए, मतलब अपना माइंड सेट कर लीजिए उस हिसाब से। 10th के बाद से ही आपको मतलब दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि मुझे कंपटीशन का तैयारी करनी है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। तो वो फिर आपके जो 5 साल हैं 11th 12th और ग्रेजुएशन के ईयर्स, वो 5 साल भी आपकी तैयारी में आ जाते हैं। सोच के देखिए, एक बंदा 5 साल बाद तैयारी शुरू करेगा ग्रेजुएशन के बाद, और एक आप हैं जो 10th से ही माइंडसेट बना के चल रहे हैं कि भाई मुझे सिविल सर्विसेज में जाना, तो आप उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं। जो भी आपके कंटेंट्स हैं सिलेबस के, आप उसी हिसाब से उनको फोकस कर रहे हैं कि ये मुझे वहां काम आएंगे सिविल सर्विसेज में। तो अभी जो हमारा एटीट्यूड रहता है बच्चों का कि बस 12th में अच्छे मार्क्स आ जाए, डिवीजन बन जाए और बाकी काम खत्म, तो ये एटीट्यूड नहीं रहेगा फिर आपका। जब आपका टारगेट सिविल सर्विसेज है तो आपको जो टॉपिक्स आपके 11th और 12th में हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको आप उसी माइंडसेट से पढ़ेंगे कि ये मैं इसके कंसेप्ट इतने क्लियर कर लूं कि ये मुझे आगे काम आए। तो वो आपका फिर जब आप तैयारी कर रहे होगे तो ये 5 साल आपके यूज हो जाएंगे उधर। एक तरह से आप ऐसा ही फील करेंगे कि आप 5 साल से तैयारी ही कर रहे हैं। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और मैं सजेस्ट भी यही करता हूँ जिनको तैयारी करनी है, या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज में भेजना चाहते हैं, बच्चे जिनका टारगेट सिविल सर्विसेज है, उनको 10th क्लास से ही ये माइंडसेट बना लेना चाहिए। 10th के बाद से 11th और 12th जब वो कर रहे हों उसी हिसाब से पढ़ें। इवन ग्रेजुएशन में भी बहुत टाइम मिलता है हमको ग्रेजुएशन में, तो हम उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं और उसी हिसाब से तैयार। सर आपका क्या सजेशन है स्टूडेंट्सों के लिए? सजेशन यही है, अगर आपको तैयारी शुरू करनी है, अगर आपको इस फील्ड में जाना है और आप अभी स्कूल ही कर रहे हैं, तो अभी से माइंडसेट बना लीजिए। और थोड़ा सा टाइम जीएस वगैरह, इवन मैं तो कह रहा हूँ जीएस नहीं पढ़ना, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। मेरे को जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज रही, सॉरी थोड़ा सा कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया। हाँ, हम कहाँ पर थे? सर आपका क्या सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए? यस, अगर हमको तैयारी करनी है तो अभी से माइंडसेट बनाए जितनी जल्दी हो सके। क्या होगा, ये जो टाइम लगता है ना बच्चों को, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, ये नहीं लगेगा। और जो हम देखते हैं आजकल आईएएस, 22 साल का लड़का आईएएस बन गया, तो वो ऐसा नहीं है कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ कर लिया। वो कहीं ना कहीं 9th 10th से ही अपना टारगेट लेके चला होगा, उसी हिसाब से तैयारी कर रहा होगा। और कम से कम न्यूज अच्छे से सुनिए, स्पेशली डीडी न्यूज। मतलब ये सब न्यूज तो आजकल तो पता नहीं क्या क्या बताते हैं, उसमें तो एक ही टॉपिक को खींचते रहते हैं। डीडी न्यूज हम देखें तो सार गर्भित जानकारी मिलती है। और इवन जो एफएम रेडियो पे, मतलब हमारे जो नेशनल रेडियो पे जो न्यूज आती है, वो बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। उसको हम देखें, बच्चों में अभी से आदत डालें। न्यूज़पेपर तो ये मान के चलिए मस्ट है, आपका पूरा जीएस न्यूज़पेपर है। आज आप जो करंट अफेयर्स में पढ़ के चल रहे हैं, कोई भी न्यूज आ जाए, जैसे अब ये तूफान आया, इसकी कोई भी खबर आप पढ़ेंगे, ये आज के लिए करंट अफेयर्स है, लेकिन आज से 5 साल बाद इट विल बी अ फैक्ट, ये एक फैक्ट हो जाएगा। तो उस समय पे हमको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आएंगे पढ़ने में, जो हम करंट अफेयर्स के रूप में आज पढ़ रहे होंगे कोई भी बच्चा, तो वो हेल्प मिलेगी वहाँ। कहीं ना कहीं उसको याद रहेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था और ये मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। नया बच्चा, उसके लिए वो नई चीज होगी, उसको वो पढ़ रहा होगा, समझ रहा होगा। ये जो स्टूडेंट है जो अभी से पढ़ के चल रहा है, उसके लिए वो एज ए रिवीजन है। तो यहाँ आपका टाइम बच जाता है। सर एक क्वेश्चन आया है, आप सर जब आपका मन नहीं लगता था पढ़ने में तब आप क्या करते हो अपने लिए अगेन स्टडी के लिए मोटिवेशन करने के लिए? म्यूजिक सुनना, मेडिटेशन करना, ये दो यस चीजें सर। मुझे रीफोकस करने में बहुत हेल्प करती थी, बहुत। इवन कई बार तो मैं म्यूजिक चला के ही पढ़ता था, एक्चुअली बाहर की आवाज है या डिस्टरबेंस कम से कम उससे बचा लेता। और मेडिटेशन आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग बनाता है और अपना फोकस
जहाँ आप लगाना चाहते हैं वहाँ लगाने में हेल्प करता है। मेडिटेशन ने सर बहुत हेल्प किया। यस सर। सर ग्रेजुएशन के बाद भी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन हो सकती है क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं तो ग्रेजुएशन के बाद ही, टारगेट ही ग्रेजुएशन के बाद बनाया था सिविल सर्विस। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि क्या करना क्या नहीं करना, और ये मेरी कमी थी। मुझे ऐसा लगता है आजकल के बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ग्रेजुएशन के बाद टारगेट कर रहे हैं तो अपने 5 साल कम कर रहे हैं तैयारी। मैं ये सजेस्ट करूंगा 10th के बाद से ही जुड़ जाए। यस ग्रेजुएशन के सर। बाद भी होती है तैयारी, और जब आप मेंस देने जाते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट वहां लगती है। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आपकी अभी पोस्टिंग कहाँ पर है? गुना, गुना में? गुना, यस यस, यस। गुना में। पहले मैं ग्वालियर सेंट्रल जेल में पोस्टेड था जब डिप्टी जेलर था। एज ए सेल टैक्स ऑफिसर मैं गुना में पोस्टेड। अभी इससे पहले मेरी पोस्टिंग मुरैना रही। दिनारा एक चेक पोस्ट है दिनारा पे, वहां भी मैं यस। पोस्टेड रहा। एक खरई पे चेक पोस्ट है, शायद आपने सुना हो, इधर यस कोटा सर के यस लिए जो सर। रोड गया है वहां पे, वहां भी पोस्टेड रहा। मुरैना चेक पोस्ट पे भी मैं पोस्टेड रहा, मुरैना ऑफिस में भी पोस्टेड। ओके सर, आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा सर हमारी टीम से बात करके? थोड़ा सा मुझे फीडबैक आपसे दीजिए। बात करके तो अच्छा लगा ही। मैं कुछ आपके बारे में बताना चाहूंगा सब लोगों को। यस सर। मतलब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि 17 साल की उम्र में प्रबल, आपके प्रबल ही है ना जिन्होंने, जो इसके फाउंडर हैं, यस सर, प्रबल अग्रवाल। 17 ईयर्स की एज में, मतलब क्या यस सर, बात है। प्रबल अग्रवाल। 17 साल की एज में व्यक्ति खुद की भलाई के बारे में नहीं सोच पाता, और आपने तो दूसरों के लिए भला करने के बारे में आप लोगों ने सोचा। और आप सबकी एज अभी शायद 20-22 के ही हो आप लोग, जहां तक मुझे जानकारी है। तो फिनोमिनल वर्क कर रहे हो वास्तव में। बस एक थोड़ा सा मैं सजेशन दूंगा। मुझे पता लगा है कि आप लोग विलेज स्टूडेंट्स के लिए भी काम करते हो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हो, आदिवासी एरियाज में भी जाते हो। वास्तव में बहुत बड़ी बात है। मतलब हम लोग इतना कुछ अभी नहीं कर पाते, और इतने संसाधन होने के बाद भी, और आप लोग कर, बहुत ही बड़ी बात है। मेरा शायद मेरा वीडियो पॉज हो गया। यस आपको सर। आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आवाज आ रही है। आ रही है ना आवाज? बोलता रहूंगा। यस ओके ओके। सर। हाँ सर, यस। एक सजेशन है मेरा। मुझे एक थोड़ा एनिमल वेलफेयर के लिए मैं आपसे कहूंगा कि इस पर ध्यान दीजिए और एक आवाज उठाइए। ये जो अपन रोड पे देखते हैं, कई जानवर चोटिल हैं, कई लोग पत्थर मार देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, थोड़ा सा हम इसके लिए भी देखें। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड में कर रहे हैं, बहुत ही डाइवर्सिफाइड यस फील्ड है सर। आपका। थोड़ा सा इस एरिया को भी लीजिए, इसके लिए भी आवाज उठाइए। अपनी नगर पालिका को धक्का दीजिए, धक्का ही देना कहूंगा उनको मैं। उनका काम है, जो इसको कर नहीं रहे हैं, उनकी ड्यूटी में आता है ये। तो थोड़ा सा आप आवाज उठाइए, हम लोग आपके साथ हैं। और आप लोगों को किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो, मैं आपके साथ हूँ। हम सब मिलके जो आप काम कर रहे हैं इसको बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। और वास्तव में इस एज में ये काम कर रहे हो आप, हमारे शहर के लिए गौरव की बात है, रियली। और इतना बड़ा अचीवमेंट है, मुझे नहीं लगता आपको पता भी आप क्या कर रहे हो। और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इससे आगे कहने के लिए। वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और जब मुझे पहली बार पता लगा था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था आप लोगों से मिलके। मैं आप में से कुछ लोगों से मिला भी हूँ, मुझे ढंग से याद नहीं है कि मैं किन किन से मिला हूँ। बट आप 2-3 लोग थे जब हम वहां मिले थे ध्यान उत्सव के दौरान। जब हम ध्यान उत्सव के लिए घूम रहे थे, आपने भी हमको बहुत सपोर्ट किया था उस समय। तो मतलब मैं, जब मुझे पता लगा कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, कुछ लड़के कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे में भी मैं समझा था थोड़ी एज ग्रुप ज्यादा होगा, लेकिन जब मैं मिला तो आप सही में ही बच्चे थे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे इस काम को कर रहे हैं। मतलब यकीन नहीं होता किसी को, सहज ही आपको देखे बिना यकीन नहीं होगा कि इतने इतने छोटी एज ग्रुप के बच्चे इस काम को कर रहे हैं। वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। ऐसे लगे रहिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई को भी देखिए और आगे बढ़िए, इस लायक बनिए कि आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत ना पड़े इन कामों को करने के लिए। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, एक इनिशिएटिव और है। हमारा स्कूल है बद्रवास में, और अगर आप यहाँ आके कुछ करना चाहें बच्चों के बीच, आपका स्वागत है। मैं आपको वेलकम करता हूँ। जब भी ये कोरोना सबसाइड होगा तो हम यहाँ स्कूल पे मिलेंगे। मुझे खुशी होगी कि मैं आपको होस्ट करूंगा यहाँ पर, आप सब मेरे गेस्ट बने। मैं आपको इनवाइट करता हूँ और पर्सनली भी आपको ठीक है। इनवाइट करूंगा
आएगा तब। यस सर, डेफिनेटली आएंगे एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यस, बेस्ट ऑफ थैंक यू लक सर। आपकी सारी टीम को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।